बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वार्म वेलकम टू सुपर यार्स यूट्यूब चैनल। वीडियो बेहद खास रहने वाला है क्योंकि सिर्फ 50 दिन बचे हुए हैं आईपी मेड इंदौर के एग्जाम के लिए। और इन 50 दिनों में एग्जैक्टली आपको क्या करना है सो दैट आप मैजिकल फिगर्स पे पहुंच पाओ। राइट, सो मैथ्स में दोनों सेक्शन मिला के 110 प्लस मार्क्स कैसे आ सकते हैं, एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए, आई टॉक अबाउट इट। इसी वीडियो में मैडम वृंदा मैम भी आएंगी और वो बताएंगी वर्बल में आप कैसे 125 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप सब कोलेट करोगे 110 हियर एंड 125 देयर, सो ये जो फिगर है वो 235 प्लस पे पहुंचता है। ठीक है, एंड ये स्कोर ऐसा है जो आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में पहुंचा सकता है। आपका नाम वहां फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, इंदौर की मेरिट लिस्ट में आ सकता है। तो फटाफट देखते हैं वो स्टेप्स कौन से हैं गाइस। ठीक है, तो भले ही आपका आप ड्रॉपर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, आपके कुछ एग्जाम्स बचे भी हैं बोर्ड के, इट्स परफेक्टली ओके, बट यू कैन कस्टमाइज दिस स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी, टाइम एंड एवरीथिंग। फटाफट देखते हैं मैथ्स में हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। ठीक है, सो देखते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइस, आईपी मेड इंदौर 2025 क्यूए टारगेट स्कोर। क्यूए एस से हम बोल रहे हैं 40 प्लस मार्क्स लेकर आए। 10 सॉलिड अटेम्प्ट्स आर नीडेड फॉर दैट। अगर आप 10 क्वेश्चन करते हैं, नो रॉन्ग्स, ऑब्वियसली गेट 40 मार्क्स। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, आपको पता है। तो 10 क्वेश्चन 15 में सबको सॉलिड मारना है, अटेम्प्ट करना है, सही करना है। राइट, एंड क्यू एमसीक्यू 70 प्लस मार्क्स, 18 सॉलिड अटेम्प्ट्स, या फिर 20 अटेम्प्ट्स कर रहे हो, दो गलत करते हो तो भी आपके 70 आ सकते हैं। तो दिस इज व्हाट यू शुड एम, राइट, यू शुड टारगेट। ओके, सो हम बात करते हैं एग्जैक्टली हमें करना क्या है। ओके, सो आप किसी भी स्टेज में हो प्रिपरेशन के, राइट, अगर आपका कोर्स हो चुका है, आप 1 साल से 6 महीने से पढ़ रहे हो, आपने सिलेबस कर लिया कवर कंप्लीट, सो दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग फॉर द नेक्स्ट 10 days। कमिंग 10 days इज वेरी वेरी क्रूशियल बिकॉज आपका एग्जाम था, 12 बोर्ड रहे होंगे, तो एक ऑफ बीट हम लोग हो जाते हैं, उतना हम लोग ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, उतना फोकस नहीं कर पाते आईपीमेट की प्रिपरेशन को। बहुत जरूरी कि आप सारी चीज वापस से रिवाइज करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी हमने पढ़ा था साल भर में, तो वो सब रिवाइज करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत जरूरी है। और मैं कलेक्टिवली एक बात कर रहा हूँ दोनों मैथ सेक्शंस की, राइट। सो बिगिन विद सॉलिड रिविजन। 10 days पूरा एक स्पिक एंड स्पैन प्लान बनाए, एंड जो भी हाई वेटेज टॉपिक्स हैं ऑब्वियसली उनको रिवाइज पहले करें, एंड डोंट लीव द अदर टॉपिक्स जिसमें एक या दो क्वेश्चन आते हैं, दे आर ऑल्सो काउंटेबल, है ना। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है तो इसको छोड़ नहीं सकते, बट ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट विद द हाई वेटेज टॉपिक्स। आई मेंशन इट हियर। कौन कौन सी चीजें, आपके जो नोट्स हैं आपने जो बनाए होंगे, क्लास नोट्स बनाए होंगे, क्लास में जो वर्कशीट हम सॉल्व करते हैं, राइट, वो आप जरूर से जरूर रिवाइज करें, उनको आप लाइटली ना लें। राइट, बुक मार्क क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक टेस्ट और मॉक टेस्ट। आपने मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट लगाए होंगे, सेक्शन टेस्ट लगाए होंगे, तो उनका आपको बुक मार्क क्वेश्चन को पूरा रिवाइज करना चाहिए। रिवाइज करने का मतलब रीडिंग नहीं होता है मैथ्स में, इट इज सॉल्विंग। बुक मार्क्ड है तो लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, उनको रीसॉल्व कर लो। ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई मीन इन मैथ्स रिविजन मीन सॉल्व वंस अगेन। ठीक है, तो सारी चीजें ब्रशअप हो जाएंगी, फॉर्मुलेज एंड एवरीथिंग, अप्रोचेस, शॉर्टकट्स, किसी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो सब आप रिवाइज करना बहुत जरूरी। टॉपिक्स में अगेन आपसे कह दिया है, अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, लॉग, फंक्शंस, प्रोग्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। हाई वेरियस टॉपिक्स, अरिथमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, मीडियन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, नंबर सिस्टम, सेट थ्योरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये तो भैया इंदौर के लिए भैया मान लो कि यार इसी से नैया पार हो जाती है ना। बाकी जो चीजें हैं नहीं लिखी है, नहीं भी करते हैं, तो उतना फायदा मतलब फर्क नहीं पड़ता है, बट ये तो बहुत अच्छा है, तो यू कैन रियली स्कोर गुड। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज 10 days। आज से हम बात करें तो 10 दिन आप सॉलिड इसको दें, है ना, कुछ नहीं करें इसके अलावा, तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, तो 10 days ये बचते हैं 40 दिन। उन 40 दिनों में स्टेप बाय स्टेप 9 पॉइंटर्स मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। 9 पॉइंटर्स क्या है, सुनिएगा, समझिएगा, नोट कीजिएगा, एंड फॉलो इट, इट विल वर्क लाइक मैजिक। ठीक है, और मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी आप लोग के मॉक स्कोर्स जो आपने दिए थे लेटेस्ट, उनका क्या एवरेज स्कोर आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, एंड सी हाउ हाउ एग्जैक्टली वी टू प्रोग्रेस गाइज। देखो, पहली चीज जो काफी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है, राइट, और वो अंधेरे में ना निशाना मार रहे होते हैं, ऐसे काम नहीं चलता है। राइट, पहली चीज, छोटे छोटे, जैसे होता है ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, वैसे ही वैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि पहली चीज है स्पीड बिल्डिंग। हालांकि हमें लगता है कि यार स्पीड बिल्डिंग की क्या ही जरूरत है ना। थोड़े से क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन, टाइम बहुत रहता है शॉर्ट आंसर में, ठीक है, बट एमसीक्यू में आप बहुत अच्छा स्कोर करने से रह जाते हो कई बार। वाई, बिकॉज यू जगल अप विद द क्वेश्चंस, कौन सा पिक करूँ, कौन सा, ओवरवेलमिंग सेशन हो जाता है कई बार, है ना। और हम लोग को टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है एमसीक्यू में समटाइम्स, राइट। सो
स्पीड हमारा स्लो होता है या फिर मेंटल मैथ्स हमारी वीक होती है, तो हम अच्छे से चीजें कर नहीं पाते हैं। स्पीड बिल्डिंग, सो अगर आप अटेम्प्ट फास्ट करते हो, राइट, दिस इज अ टेक्निक, राइट। सो जो फास्ट पेस मॉक्स हैं जहाँ पे आपकी स्पीड रिक्वायर्ड होती है टू सॉल्व मैथ्स, लाइक आईपीएमएट इंदौर छोड़ के, इंदौर तो आप लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं एंड उसमें लॉजिक यूज होता है, अप्रोच यूज होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लगती है। बट जो फास्ट होता है, जिसमें आप बोल सकते हो एनपैट या रोहतक, है ना, रोहतक में ऑब्वियसली अगर ऐसा कोई टाइम लिमिट होती नहीं है, बट आप टाइम लिमिट बना सकते हो बिकॉज अगर 40 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे होते हैं, तो आप अपना एक टाइम सेट कर लो कि मेरे को 30 मिनट में 40 क्वेश्चन करना है। रोहतक के या एनपैट में भी फॉर एग्जाम्पल आप एनपैट के मॉक्स देते हो, ठीक है, तो भले ही वो लेवल बहुत टफ नहीं होगा, इंदौर लेवल क्वेश्चन नहीं होंगे, बट वो जो 40 क्वेश्चन की बात है ना, माइंड सेट 40 क्वेश्चन है मुझे 30 मिनट में करना है, तो जो आप रेस लगाओगे, रेस अगेंस्ट टाइम, ठीक है, एप्लीकेशन फटाफट कर रहे होगे, तो दैट वुड हेल्प यू इवेंचुअली टू बिल्ड स्पीड इन इंदौर इवेंचुअली, so that would help you to score more। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं शॉर्ट आंसर में 40 अटेम्प्ट की, 40 मार्क्स लाने की बाय अटेम्प्टिंग 10 क्वेश्चन, है ना। स्पीड जब रहती है तो आपको लगता है कि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, मैं और भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है, सो दैट इवेंचुअली शुड कम। ठीक है, सो 10 क्वेश्चंस की हम बात करें, 10 से 12 आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट आंसर में। सो स्पीड बिल्डिंग पे जरूर ध्यान लगाओ, और रोहतक और एनपैट जैसे मॉक स्पीड बिल्डिंग के लिए जरूर अटेम्प्ट करो, ठीक है। एंड 10 क्वेश्चन इन 10 मिनट्स का मतलब वही हुआ कि 1 मिनट पर क्वेश्चन। तो कुछ स्प्रिंट्स टाइप के जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, 10 क्वेश्चन 10 मिनट, वो भी आप स्प्रिंट टाइप के टेस्ट लगाओगे तो भी आपकी स्पीड बढ़ेगी, एंड दैट विल हेल्प इन इंदौर एग्जाम, ठीक है। दूसरा होता है स्मार्ट यूज ऑफ ऑप्शंस। हम लोग को आदत नहीं होती कि हम लोग ऑप्शन से क्वेश्चन को क्रैक करें। इंदौर इतना आपको अलाउ भी नहीं करता है, राइट, कि आप बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से क्रैक कर लें, बट ऐसा देखा गया है कि 3 से 4 क्वेश्चन एमसीक्यू सेक्शन में स्पेशली ऑप्शन से कर सकते हो। ऑप्शंस यूज करके आप क्रैक कर सकते हो, आपको कम टाइम लगेगा। नॉट मेनी क्वेश्चन बट देयर विल बी 3-4 क्वेश्चंस। तो अगर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है, राइट, ऑप्शन से करने की, तो एग्जाम हॉल में चाह के भी नहीं कर पाओगे, वहां कोई चांस नहीं लोगे आप, राइट, अनलेस यू बिन प्रैक्टिसिंग इन मॉक्स एंड जनरली, ठीक है। तो इसका आपको बहुत फायदा मिल सकता है बिकॉज 3-4 क्वेश्चन मिल गए एग्जाम में, आपने क्रैक कर लिए लेस टाइम, तो जो टाइम बचेगा उसमें आप ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, दैट वुड लीड टू ऑब्वियसली चांसेस है कि आप ज्यादा हाई स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर 2, यूज स्मार्ट टेक्निक्स, शॉर्टकट, एलिमिनेशन टेक्निक्स, राइट, ये करके आप जरूर अच्छा टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है, जो भी आपके 40 डेज बचे हैं उसमें। स्पीड बिल्डिंग, इसमें आप रोहतक एनपैट के मॉक लगा सकते हो स्पीड बिल्डिंग के लिए, स्मार्ट यूज ऑप्शंस, एलिमिनेशन चॉइसेस एक्सेट्रा, ठीक है। एंड नेक्स्ट थर्ड, ये भी डेली वार्म अप, जो भी 40 डेज बचे हुए हैं, फर्स्ट 10 डेज तो आप रिवाइज कर रहे हो, बट जो 40 डेज बचे हुए हैं वहाँ पे डेली वार्म अप। व्हाट आई मीन बाय वार्म अप, मेंटल मैथ्स की बात कर रहा हूँ। जब आप कोई मैथ्स का पेपर लगाते हो, राइट, और थोड़ा सा 15-20 मिनट का अपना वार्म अप कर लिया, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हो गए, रेसिप्रोकल्स हो गए, स्क्वायर्स क्यूब्स हो गए, आप याद कर रहे हो, और कुछ एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करके रखी जो आपसे नो आपको प्रॉम्प्ट करता है कि यार 24 क्रॉस 13 कितना होगा, या 24% ऑफ 78 कितना होगा, whatever। तो आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है और आपको रिप्लाई देना है, रिस्पॉन्ड करना है, एंड टाइमर चल रहा है। तो कोई ऐसे ऐप, आपको बहुत सारे ऐप, मैथ्स्ट्रिक्स के नाम से एक ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत ऐप मिल जाएगी जो आपको प्रॉम्प्ट करते हैं, आपको छोटे छोटे क्विज देते हैं मेंटल मैथ्स। तो आप उसमें कर सकते हो, वार्म अप आपका बेहद अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप कोई प्रैक्टिस सेशन लें, कोई मॉक लगाएं, मैथ्स का सेक्शन टेस्ट लगाएं, टॉपिक टेस्ट लगाएं, सो इट वुड बी वंडरफुल। सो ये वार्म अप क्यों जरूरी है कि यार पूरे 40 मिनट्स का एक सेक्शन होता है, उसमें आप कभी कभी नोटिस किया होगा आपने, ये छोटे छोटे डिविजन मल्टीप्लिकेशन, इट टेक्स टाइम, है ना। ऐसा कुछ लगता है कि यार आई एम डूइंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ये सही आएगा नहीं आएगा, डबल चेक कर रहे हो, तो इट किल्स टाइम, ठीक है, क्योंकि आपकी वार्म अप ही नहीं है। तो बात बड़ी छोटी सी है, बट दिस एक्सरसाइज अलोन कैन सेव 5 मिनट्स ऑफ योर कैलकुलेशंस इन एग्जाम हॉल एंड मॉक्स। 5 मिनट बच सकते हैं अगर आप इस पे काम करते हो तो, ठीक है। सो ये आपका वो 40 डेज में आपसे बोल रहा हूँ, इसमें आपको वो लेके आना चाहिए, ठीक है। दिस वॉज 3। 4 पे चलते हैं, एलआरडीआई एंड क्वांट रीजनिंग सेट्स। एमसीक्यू सेक्शन थोड़ा ट्रिकी होता है, आपको पता है, राइट। अगर आपने सही से उसको अरेंज कर दिया, राइट, एलआरडी सेट की पोजीशनिंग सही कर ली, स्टार्टिंग मिडिल एंड, तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। बट इसकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए,
आप सोच रहे हो कि आपने प्रैक्टिस की ही नहीं है और आप एग्जाम हॉल में सीधा अच्छे से क्रैक कर दोगे, इट्स अ मैटर ऑफ चांस ओनली। ठीक है। सो एलआरडीए क्वांट रीजनिंग सेट्स ये आपको डेली सॉल्व करने चाहिए, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर रूटीन। ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे टाइप के सेट्स हो सकते हैं, अलग अलग थीम के ऊपर बेस्ड सेट्स हो सकते हैं, जैसे क्वांट बेस्ड रीजनिंग है, लॉजिक बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा अरेंजमेंट के सेट्स हो सकते हैं, पार्शियल फिल्ड डेटा वाले सेट्स हो सकते हैं, या कंडीशनल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, यू नो ग्रुपिंग ग्रुप फॉर्मेशन हो सकता है, शेड्यूलिंग हो सकता है, यू नो ऑल दोस थिंग्स कैन पॉसिबल। ठीक है। सो आपको अलग अलग थीम्स के सेट्स आपके पास होने चाहिए, आपको रोज 3-4 सेट, 3 सेट एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस करते रहने चाहिए, ताकि आपको हर थीम का आइडिया हो, इसकी अप्रोच क्या होती है, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स कैन बी अ थीम, यू नो। सो वो थीम्स आपके पता होने चाहिए, आप कैसे आप करते हो। ठीक है। तो उसकी आप प्रैक्टिस जरूर करें, अगर आपने नहीं किया तो उसको आप बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे करें, बिकॉज वो सेट है ना, बहुत आपको अच्छे स्कोर दिला सकता है एमसीक्यू सेक्शन के अंदर। बिकॉज आई से कि यार एम फॉर 40 मार्क्स एटलीस्ट इन शॉर्ट आंसर एंड 70 मार्क्स एटलीस्ट इन एमसीक्यू सेक्शन। सो 70+ का जो हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका सेट का होता है, एलआरडी का जो सेट होता है, ठीक है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, जल्दी आ जाता है, मतलब वो इंश्योर करता है कि आपका स्मूथली 70+ मार्क्स आ जाए। ठीक है। क्योंकि एक सेट क्रैक हुआ, पांचों क्वेश्चन पक्के 20 नंबर एकदम से आ जाते हैं। ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप उस दिन पे रिलाई नहीं कर सकते उस दिन हम देख लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आपकी डेली होनी चाहिए और 40 डेज। ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनलाइज द बेस्ट ऑर्डर इन एमसीक्यू, बिकॉज दिस इज मेक और ब्रेक सेक्शन। अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छा स्कोर करे ओवरऑल पेपर में, राइट, सो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो 70 मार्क्स जो मैं बोल रहा हूँ, उससे ऊपर जो मार्क्स बोल रहा हूँ, उसके लिए आपको 20 अटेम्प्ट का सोचना पड़ेगा। आउट ऑफ 30 आप 20 अटेम्प्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है। सो एक 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 तरीका बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा। देखो, मैथ्स में इजी क्वेश्चंस आपको चूज करने पड़ेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन चूज करने पड़ेंगे, कुछ डिफिकल्ट भी होंगे, राइट, और एक सेट भी होगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, चूज करना, चॉइस करना, सेलेक्ट करना पहले वो जरूरी तो है, बट मैं बोलूँ कितने क्वेश्चन। जनरली ऐसा देखा गया है एमसीक्यू में 7 से 10 क्वेश्चन इजी होते हैं। इजी होते हैं मतलब आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है, प्रिपरेशन अच्छी है, आप 1 मिनट में क्वेश्चन कर लो। ठीक है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा। इजी वाले 7 to 10 क्वेश्चन होते हैं, हम 8 मान लेते हैं। तो 8 क्वेश्चन इजी आप पहले कर रहे हो, ऑर्डर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट 8 क्वेश्चन आपने कर लिए इजी। फिर आप लेकर आते हो एलआरडीए, आप 10 मिनट देते हो उसको। ठीक है। तो 8 क्वेश्चन किए 8 मिनट, फिर एक एलआरडीए का सेट क्रैक किया, अब पांचों क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको लगे 10 मिनट, 8 and 10, ठीक है, 18 मिनट्स हो गए। ठीक। और उसके बाद आप करते हैं एमसीक्यू में जो आपने सेलेक्ट किए थे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, जो कि करीब 8 क्वेश्चंस, दिस वाज 8, 5 एंड दिस वाज 7। तो जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो आपने सेलेक्ट करके रखे थे वो करीब 7 है मान लो। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए, 8, 5, 13 एंड 7, 20। ऑर्डर क्या रखा मैंने, एक जस्ट एक एग्जांपल है, ऑर्डर में रखा इजी क्वेश्चन, देन एलआरडीए के सेट। ठीक है। आप पहले 5 मिनट पढ़ते हैं, ट्राई करते हैं, क्लिक हो गया पूरा, दिख रही हैं चीजें, स्टेप बाय स्टेप से हम पहुंच जाएंगे आंसर्स के, तो उसको क्रैक करते हो आप। अदरवाइज उसको लीव करते हो, है ना, थोड़ा सा भी फंस रहे हो 5 मिनट बाद भी आपको कंटिन्यू रहने का पॉइंट नहीं है। ठीक है। तो यू कैन स्किप इट, आप तो हाफ हार्टेडली करोगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सो 5 मिनट्स देकर वो क्रैक होना चाहिए आइडियली। ठीक है। अदरवाइज यू कैन स्विच टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, हो गया तो वेल एंड गुड, आइडियली होना चाहिए। उसी की प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा था ऊपर, प्रैक्टिस करोगे तभी वो कॉन्फिडेंटली आप क्रैक कर पाओगे। इफ एंड बट सारे पता होंगे उस सेट के, है ना, सारी कंडीशंस एंड एवरीथिंग। सो नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लिया आपने, 8, 5 और 7, 7 मॉडरेट क्वेश्चन। अब मॉडरेट है मतलब इट विल टेक मोर टाइम, हो जाएगा बट टाइम लगेगा, स्टेप ज्यादा है। तो 7 2 14 कर लेते हैं, यू नो, सो 18 and 14। सो लगभग आप देखेंगे लाइक 32 समथिंग, है ना, ये आ गया। उसके बाद आपके पास टाइम बचता भी है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने क्वेश्चन को सिलेक्शन करने में भी टाइम स्पेंड किया होगा 5 मिनट का, यार ये क्वेश्चन करूंगा। ठीक है। तो मोर और लेस आप देखोगे इट इज फीजिबल। 5 मिनट अगर मैं देता हूँ सिलेक्ट करने के अंदर भी, राइट, तो भी मेरे पास टाइम बच रहा है, बिकॉज यू गेट 40 मिनट्स इन हैंड्स। ठीक है। सो स्टिल यू हैड couple of minutes left, so it could be adjusted and doing easy, moderate, skip the question जो select किया था नहीं बना, it's perfectly okay। ठीक है। तो ये आप 8, 5, 7 याद रख सकते हो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आप किस चीज को कहाँ पे फिट करते हो। मैंने जो ऑर्डर दिया उसमें इजी, एलआरडीए एंड मॉडरेट बोला, बट हो सकता है आप बहुत चैंपियन हो एलआर के, तो आप स्टार्ट करोगे एलआरडीए से, देन इजी मैथ्स एंड देन मॉडरेट मैथ्स। ठीक है।
बट आप मैथ्स में ज्यादा प्रो हो, एलआर की इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो एलआर को आप एंड में रखो। बट आइडियली 20 अटेम्प्ट्स का होना चाहिए अगर आप 70 प्लस मार्क्स देख रहे हो तो। ओनली मैथ्स से आप 20 अटेम्प्ट्स कर पाओ, नथिंग लाइक दैट। इट्स ओपन टू यू। आप आपकी वो स्पीड है, एक्यूरेसी है, 20 फुल आपने 20 के 20 इजी मॉडरेट मिला के आपने 20 क्वेश्चन मैथ्स के कर दिए 40 मिनट्स में, इट्स गुड। बट है ना, वो टाइम फैक्टर जो आता है वो एलआरडीए से जो सेट आता है उससे हेल्प हो सकती है। एंड याद रखिएगा, अभी तक कई सालों से कैलकुलेशन बेस्ड दिया ही नहीं आया है ना, तो बट उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो एनपैट और जिपमेट में आता है कैलकुलेशन बेस्ड सेट्स ना, पाई चार्ट ये वो, उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यू नेवर नो, इंदौर में कम अप विद द सरप्राइज। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दिस वाज 5th पॉइंट। 6th पॉइंट क्या है? टेक सेक्शन टेस्ट। जैसे जो भी हम स्ट्रेटजी की बात करें कि यार ये जो स्ट्रेटजी है राइट, इजी, डीआईएलआर, मॉडरेट, इसको जो पोजिशनिंग होगी, कौन सा सेट कहाँ पे हम लगाएं, कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन कहाँ लगाएं, उसके लिए आपको पूरा पूरा मॉक देने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू के सिर्फ सेक्शन टेस्ट लगा के वो स्ट्रेटजी फिट करो कि यार आपकी बेस्ट फिट स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, उसके लिए आपको सेक्शन टेस्ट देने चाहिए। तो जो 40 डेज की बात की आफ्टर रिविजन, तो उसमें पूरा एक प्लानर बनाओ कि यार यहाँ पे मेरे को 70 मार्क्स लाने हैं, आई एम स्टक एट 50 40 समथिंग, तो हाउ कैन आई बिल्ड माई स्पीड। स्पीड बिल्डिंग के लिए मैंने पिछले 1 to 3 पॉइंट्स बताए आपको, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, यू सी मैजिकल रिजल्ट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स बहुत सारा रिविजन कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे होते हैं, बट स्पीड बिल्डिंग ऑप्शन एलिमिनेशन पे काम नहीं कर रहे होते। उनको लगता है यार नहीं आया क्वेश्चन एमसीक्यू वाला, तो एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं बोलूँ 3 से क्वेश्चन आते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि यार कैसे ढूंढे हो, कौन से क्वेश्चन होंगे जो उस टाइप के होंगे जो क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सो टेक सेक्शन टेस्ट टू इम्प्रूव स्कोर्स इन पर्टिकुलर सेक्शन। डोंट बी अफ्रेड और टू ट्राई समथिंग न्यू। आपको कुछ ना कुछ ट्राई करना पड़ेगा नया। आप जिस तरीके से चल रहे हो और बार बार आप वहीं स्टक कर रहे हो, ठीक है, मार्क्स पे स्कोर पे स्टक कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ट्राई समथिंग न्यू। ठीक है, नॉट तुक्का आई एम सेइंग, बट कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज हिट होगी। राइट, ट्राई टू हिट द बेस्ट स्ट्रेटजी। ओके, लास्ट 3 पॉइंट्स देखते हैं गाइस। मॉक टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी है, कई सारे बार आप सुनते होंगे कि बच्चे रोज मॉक दे रहे हैं, दिन में 2 2 मॉक्स दे रहे हैं, राइट, जस्ट बिकॉज यू गॉट 100 मॉक्स यू आर राइटिंग ट्वाइस पर डे, इट विल नॉट हेल्प यू, बिकॉज अल्टीमेटली यू डू एनालाइज व्हाट यूर वेर यूर गोइंग रॉन्ग, राइट, व्हाट यू डू मेक करेक्ट इन द नेक्स्ट मॉक। उसी को बोलते हैं कि डीप डाइव करो, एनालिसिस करो। सो मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी आई थिंक एवरी थर्ड डे इज फाइन, है ना। अगर आपके पास 40 डेज हैं तो हर तीसरे दिन दे रहे हो, तो ऑब्वियसली you'll be able to attempt 12 13 mocks, correct? So 12 13 deep analyzed mock are much better than writing 50 mocks, right? 2 mocks per day, उससे काफी अच्छे हैं, रिजल्ट काफी अच्छे देंगे, बिकॉज आपको दिख रहा होगा कि यार मैं कहाँ पे रॉन्ग जा रहा हूँ। जो 40 दिन में बोल रहा हूँ रिविजन के बाद के जो बचे हैं, एवरी थर्ड डे परफेक्टली ऑल राइट, राइट, एंड डीप डाइव कर सकते हो। और आप बोलोगे सर 2 टेस्ट के बीच में हमें क्या करना चाहिए? सो बिटवीन 2 मॉक टेस्ट, मॉक 1 थर्ड, एवरी थर्ड डे आप मॉक 2 दे रहे हो, बीच में क्या करें? सो ऑब्वियसली मॉक 1 दिया है, सेम डे कोशिश करो, एनालिसिस करो, डीप डाइव करो, कहाँ पे रॉन्ग कर रहा हूँ, किस टाइप की मिस्टेक्स कर रहा हूँ। एरर लॉग आप मेंटेन कर ही रहे होगे, उसको उसके पुराने वाले रॉन्ग्स देख सकते हो। ठीक है, डीप डाइव पता चलेगा कि ये सब मिस्टेक्स हैं हमारी, राइट। सो उसके बाद आई सेड बिटवीन दिस टू, डीप डाइव आपने किया एनालिसिस को, आपने फिर सेक्शन टेस्ट लगाया या शॉर्ट आंसर टेस्ट लगाया, जो भी आपका गलत जा रहा है, जो आपका एम है वैसा उस सेक्शन में आ नहीं पा रहा है, तो आप उसके सेक्शन टेस्ट लगाओगे, उस पर्टिकुलर सेक्शन के स्ट्रैटेजी लगाओगे। जो भी आप चेंजेस करना चाह रहे हो स्टडी में, वो आप चेंज करोगे सेक्शनल टेस्ट में। इफ सेक्शनल टेस्ट पिक्स अप, योर टेस्ट मार्क्स, ओवरऑल टेस्ट मार्क्स विल पिक अप, है ना। इट्स लाइक ऑल रिलेटेड। ठीक है, सो यही एक टाइम है जहाँ पे आप सब कुछ कर चुके हो, रिवाइज कर चुके हो, साल भर का पूरा सब कुछ रिवाइज कर चुके हो, अब अपनी सेक्शन टेस्ट भी लगा चुके हो। यही वो टाइम होगा जहाँ पे आप प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑनलाइन फॉर्मेट में एज ए टेस्ट फॉर्म में दो। पीवाईपी 24 का, 23 का, इंदौर का सब अवेलेबल है। ठीक है, अपने साइट पे भी आप जा सकते हो, यू कैन अटेम्प्ट द टेस्ट। ठीक है, टेस्ट फॉर्म में पूरा का पूरा पेपर, क्योंकि यू आर रेडी नाउ, अप्रैल इज द बेस्ट मंथ, राइट। सो आप देख सकते हैं लास्ट पॉइंट जो है, एरर लॉग एनालिसिस। कई बार स्टूडेंट्स को बोला है कि यार आप सिर्फ पढ़ो मत, पढ़ने के अलावा बहुत सारे काम करने पड़ते टू हिट द बुल्सआई, राइट। सबसे अच्छा स्कूल आने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते, वन ऑफ दैट इज एरर लॉग मेंटेन करके उसको एनालाइज करो। ठीक है, तो मिस्टेक्स जब आप धीरे धीरे एनालाइज करोगे, आपका नेचर क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है जो बार बार गलतियां करवा रहा है इस टाइप की, उस पर आपने अगर काम कर लिया, उसको ओवरकम कर लिया,
और उसको कर्व कर लिया उस टाइप की मिस्टेक्स को, जब वो मिस्टेक्स कम हो रही हैं, तो फिर आप ऑब्वियसली आगे बढ़ रहे हो, एंड दैट इज हाउ इट विल हेल्प यू to keep you on the track and help you minimize errors, ensuring right study improvement every with every mock. That is what is required, guys. ठीक है? So 10 days is solid revision. कुछ भी नहीं छूटे जो पढ़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा. अगर आपने कोई रेफरेंस बुक भी फॉलो की है, सॉल्व की है, तो उसके भी अपने हाईलाइटेड क्वेश्चन, मार्क क्वेश्चन होंगे, उनको भी रीसॉल्व कर लो. 10 दिन पूरा अपने को डेडिकेट कर दो. ठीक है? एलआरडीए के सेट्स 3-3 सेट डेली लगाने ही हैं, बिकॉज उस दिन हमें पता है कि इसका अप्रोच क्या है, हम कॉन्फिडेंटली क्रैक कर लेंगे. 5 मिनट में 20 नंबर, 5 मिनट में 5 क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे, पक्की बात. ठीक है? और कोई ऐसा ऐसी थीम आती है, राइट, जो हमें समझ में नहीं आ रही है, कभी पहले नहीं किया, तो हमें पता होगा कि यार ये हमसे नहीं होगा. कुछ ट्राई किया हमने 2-3 मिनट, बट ऐसे हमने पहले नहीं किया. हमने हमने 100 200 300 सेट्स लगाए, बट ऐसा सेट हमने कभी नहीं देखा, फॉर एग्जाम्पल. तो इवन इफ यू गॉट टाइम, यू कैन अप्लाई 5 मिनट्स. नहीं क्लिक हुआ तो या नहीं करना, मैथ से ही हमें आगे ले आना, एटलीस्ट यूल बी क्लियर अबाउट इट. ठीक है? तो कट ऑफ अलग चीज है, और जो स्कोर हमें करना है, जो लाना है, वो मैंने आपको बता दिया. 40 इन शॉर्ट आंसर, 70+ इन एमसीक्यू. एंड डीआई सेट, एलआर का जो सेट आता है, उसका एक बहुत क्रूशियल रोल है. उसकी पोजिशनिंग भी इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट, मिडिल, एंड. 3 चीजें हैं, राइट. एमसीक्यू में इजी मैथ्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा पहले आपको, इसके लिए मैं दिया आपको 5 मिनट. फिर एलआरडीआई का सेट कहाँ रखते हो, आपके ऊपर है. एंड मॉडरेट. डिफिकल्ट नहीं भी करोगे तो भी लाइक यू आर एबल टू गेट इट. जो बहुत मतलब प्रो है मैथ्स में, वो करते भी हैं, काफी अच्छे स्कोर भी लाते हैं, बट लाइक दिस इज व्हाट वी शुड एम, राइट. सुपर ग्रेड्स की अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें, सो थोड़े से टफ हम लोग मॉक रखते हैं. इंदौर एग्जाम से थोड़ा 20-25% हायर टफनेस रहती है उनकी, राइट. तो हमने बोला 235 का स्कोर एक्चुअल इंदौर के पेपर में, राइट. तो यहाँ पे आप 200-210 पहुंच पा रहे हो, तो आई एम वेरी श्योर कंसिस्टेंटली 210 पुश करो अपने आप को थोड़ा सा, और वहां पे आप 240-250 तक आराम से पहुंचो. ठीक है? सो फॉलो दीज स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स, एंड वो चेक करो कि वो आपके लिए एग्जैक्टली कौन सी चीज वर्क करेगी. ठीक है? और जिन बच्चों के 20 स्कोर एग्जाम बचे हुए हैं बोर्ड्स के, कुछ बच्चों के बच्चे भी हो सकते हैं. सो ऑब्वियसली जब एग्जाम सारे खत्म हो जाए, तो आप इसको थोड़ा कस्टमाइज कर लीजिएगा, बट दिस इज व्हाट फ्लो यू शुड हैव, राइट. कुछ भी आप इसको मिस मत कीजिएगा, एंड रियली इट विल वर्क. इट इज वर्क फॉर मेनी, इट विल वर्क फॉर यू, राइट गाइस. सो चलिए, लेट अस सी वृंदा मैम क्या कहना चाह रहे हैं, वर्बलिटी में कैसे 125+ ला सकते हैं. लेट्स लिसन टू हर. थैंक यू. Hello, dear students. So you've just heard from Anil sir how to do well in the IPMAT Indoor QA section, and I'm sure you're equally excited to understand what can you do better to improve your scores in the verbal ability section as well. After all, clearing the sectional cutoffs in IPMAT Indoor is super important. We all understand that. Now, so today in the session, we will try to understand how to score above 130 at least in the IPMAT Indoor Verbal Ability section, or to attempt at least 40 questions out of 45 in this section. So I guess it's a super crucial session. Stick till the end. I'm sure there will be a lot for you to learn. So, whether you are a dropper or you've just completed your school exams and you are planning to write IPMAT Indoor, um, so whether a dropper or a fresher, we are all at the same level right now in the sense that there are just 50 days left. So सिर्फ 50 days बचे हैं अब actual paper को conduct होने के लिए, and चाहे dropper है चाहे fresher as in just अभी 12th खत्म किया है एंड आपको भी पेपर लिखना है. सो हम सब एक लेवल पर सिर्फ इस सेंस में हैं कि टाइम तो सबके पास बराबर है. हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने जिन्होंने पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी थी अब तक एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन कर रखा होगा. प्रॉब्ली अब सिर्फ आखिरी के 50 डेज में आप सोच रहे होंगे कि प्रिपरेशन को और फाइन पॉलिश करना है एंड स्कोर्स को बूस्ट करना है. Even if you're a fresher, that is, you've just completed your 12th, or for some reason you've decided now that you want to write the IP Mat Indoor paper, और आप comparatively नए हैं इस डोमेन में,
तो आपको क्या करना चाहिए, हम दोनों तरह के स्टूडेंट्स को दिमाग में रखकर वर्बल एबिलिटी सेक्शन को के स्कोर को इम्प्रूव करने की बात करेंगे। नाउ, ड्रॉपर और नॉट अ ड्रॉपर और अ फ्रेशर, पहली चीज हमें पेपर का स्ट्रक्चर दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो मैं मान के चलती हूँ कि जो ड्रॉपर है उन्हें ये ऑलरेडी पता होगा कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, पेपर में वर्बल एबिलिटी सेक्शन में पेपर का पैटर्न क्या होता है। And for those of you who are new here, you should know कि पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस मिनिमम दो, फॉलोड बाय एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस ईच जरूर आएंगे। इसमें ग्रामर के एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें वो जनरली आपसे स्पॉटिंग द एरर के अराउंड सवाल पूछते हैं। नाउ द एंटायर वर्बल एबिलिटी सेक्शन इज मल्टीपल चॉइस बेस्ड एक्सेप्ट फॉर पैराजम्बल्स। बाकी सब क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस होंगे जिसमें से आपको सेलेक्ट करने होते हैं राइट आंसर्स। एंड हर सही आंसर की यू गेट +4 पॉइंट्स, एंड अगर आप गलती करते हैं सो यू लूज -1। इफ यू डू नॉट अटेम्प्ट देन देयर इज नो डिडक्शन, सो उसका कुछ नहीं होता है। सो you will be tested on your vocabulary, so they will be good at least 14 to 15 to sometimes 16 questions based on vocab alone. तो idioms पूछेंगे, phrasal verbs पूछेंगे, confusing words के ऊपर questions होंगे, fillers के ऊपर questions होंगे, para completion होगा जिसमें they'll take a paragraph, उसकी एक लाइन हटी होगी, you'll have to from the options you'll have to फाइंड द राइट ऑप्शन जो उस पैराग्राफ को बिल्कुल सही लॉजिकली कंप्लीट करेगा। एंड आखिरी सेक्शन होता है पैराजम्बल का जिसमें बिना ऑप्शन के क्वेश्चंस होते हैं, सो यू हैव टू रीअरेंज, यू हैव टू सीक्वेंस दोज गिवन सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहेरेंट एंड लॉजिकल पैराग्राफ। सब क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होती है, only for parajumbles. Choices nahi hote. You have to write the sequence in the box that will be there under the question. Baki sab mein multiple choices hote hain. So first and foremost, know the structure of the paper. Second, understand the cutoffs. So droppers, I'm expecting कि आपको cutoffs पता होंगे. Just to refresh your memory, last year अपना verbal ability का cutoff was 113 for the general category, and उससे पिछले साल it was 125 again for the general category. So if you have a category cutoffs थोड़े से कम होते हैं but cutoff सबके लिए होते हैं, so you should understand जो आप करने जा रहे हो उसमें आपको टेस्ट किस चीज पे किया जाएगा, एंड उसके लिए मिनिमम कट ऑफ यानी कि उस सेक्शन को क्लियर करने के लिए मिनिमम मार्क्स आपके कितने होने चाहिए, इस बात की बिल्कुल बिल्कुल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। सो आई होप यहाँ तक हमारे बेसिक्स क्लियर है। नाउ लेट्स सी, 50 डेज बचे हैं मेरे पास, मुझे अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, बेसिक्स मेरे क्लियर हैं, इसके बाद क्या, हाउ डू आई स्टार्ट, राइट? सबसे पहले you need to solve the previous year's papers. अब देखो, कट ऑफ्स पता है, स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर पता है, अगर हम मिनिमम 3 इयर्स के पिछले 3 साल के पेपर्स को सॉल्व कर लें, सो वी विल नो कि पेपर का पैटर्न किस तरह से है, उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी किस तरह का है, किस तरह के क्वेश्चंस को वो ज़्यादा पूछते हैं, उनके फेवरेट टॉपिक्स क्या हैं। सो एटलीस्ट पिछले 3 साल के पेपर सॉल्व करने से, वेदर यू आर अ फ्रेशर और अ ड्रॉपर, यू विल हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी। ड्रॉपर्स आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा जब आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, एंड जो फ्रेशर्स हैं तुम्हें पेपर का पैटर्न समझ में आएगा, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब कोई तैयारी शुरू कर रहे हो, अगर आपको पता है कि पूछने वाले क्या है, तो आप बहुत फोकस तैयारी कर पाओगे। सो इट्स अ विन विन फॉर बोथ ऑफ यू, बोथ द स्टूडेंट टाइप्स। अच्छा, इसके बाद यू नीड टू चूज ऑथेंटिक कंटेंट। अब देखो, मुझे बाकी सब बेसिक्स मेरे क्लियर हैं, अब मुझे उठाना चाहिए अच्छा कंटेंट। नाउ ड्रॉपर्स, आपके पास कंटेंट होगा, आपने तैयारी करी होगी अपने कंटेंट से। इस वक्त व्हेन यू जस्ट हैव 50 डेज एट हैंड, नए कंटेंट के पीछे भागने से बहुत बेटर होगा जो आपने जिस कंटेंट को ऑलरेडी यूज किया है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, वेदर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, वेदर इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस शीट्स। नए कंटेंट के पीछे भागने से बहुत बेटर है कि आपके पास जो कंटेंट ऑलरेडी है, जो वर्कशीट्स ऑलरेडी हैं, आप उन्हें दोबारा प्रैक्टिस करो। फ्रेशर्स, मेक श्योर दैट यू पिक अप ऑथेंटिक कंटेंट। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो ट्रस्ट मी, आप
आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपकी तैयारी गलत है, आप गलत डायरेक्शन पे चल रहे हो। कंटेंट बहुत आसान नहीं होना चाहिए, कंटेंट बहुत डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, कंटेंट शुड बी ऑन द लाइंस ऑफ द एक्चुअल पेपर। बस यही पैरामीटर्स हैं जिन पे आपको बेस करके सेलेक्ट करना है कि आप क्या कंटेंट उठाना चाहते हो। ऑलराइट, इट शुड बी ऑन द लाइंस ऑफ द एक्चुअल पेपर। बहुत डिफिकल्ट भी मत करो, बहुत आसान भी मत करो। लेट इट बी मॉडरेट, कभी आसान कभी डिफिकल्ट बट मोस्टली मॉडरेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव अ क्लियर रोबस्ट शेड्यूल, एक अच्छा टाइम टेबल। नाउ ड्रॉपर और फ्रेशर, अगर हम अपना टाइम टेबल फिक्स नहीं रखेंगे इस वक्त तो मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक अच्छा टाइम टेबल बनाते हो एंड आप कमिट करते हो अपने आप से कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे, सो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस वैसे भी बढ़ जाते हैं। बिकॉज किसी भी एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के लिए सबसे क्रूशल है आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा है। जितना अच्छा आप प्रिपेयर करोगे, जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे कॉन्सेप्ट्स को समझने में, उनको अप्लाई करने में, उनकी एप्लीकेशन पे काम करने में, उतनी आपको क्लैरिटी आएगी, उतनी आपकी स्पीड डेवलप होगी, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड उस सब का ओवरऑल इम्पैक्ट, आपका ओवरऑल पेपर अच्छा जाएगा। सो आई गेस देर आर सर्टेन बेसिक्स, ये सब बिल्कुल बेसिक है। If you want to do well in the verbal ability section in the last 50 days, just make sure that you understand and follow all of these points. So this is just the basic. अभी हमने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है. This is just the basic. इतना आपका आज की डेट में क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, शेड्यूल आपका बना होना चाहिए, कंटेंट आपके सामने होना चाहिए, so that you can start your preparation on at least the right lines. Now let's see इसके बाद आपको क्या करना चाहिए. See, if you want to do well in the verbal ability section, there are only certain basics that you need to focus on. Number one, हमारी प्रैक्टिस रोबस्ट होनी चाहिए. सो आई सपोज अब जबकि रफली 50 डेज हैं हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए, आपको मिनिमम 8 to 10 hours, मोर इफ पॉसिबल, आपको डिवोट करना चाहिए. एंड इसमें लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सेक्शंस, दैट इज QA, SA, MCQ, and verbal ability. And if I talk about just the verbal ability section alone, आपको minimum 5 hours verbal ability section को देने चाहिए. Now we know कि हमें reading comprehension passages पे टेस्ट करेंगे, हमसे ग्रामर के क्वेश्चंस पूछेंगे, हमसे vocab के क्वेश्चंस पूछेंगे, पैरा जंबल है, पैरा कंप्लीशन है. हमें इन सब की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी चाहिए. सो आपको डेली बेसिस पे कम से कम 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस लगाने चाहिए फ्रॉम द सोर्सेज दैट यू ऑलरेडी हैव. सो वेदर अ ड्रॉपर और अ फ्रेशर, मेक श्योर इस टाइम पर आप मिनिमम 2 से 3 पैसेजेस रोज प्रैक्टिस करो एट अ स्ट्रेच. नाउ इसके बाद, इन पैसेजेस को करने के बाद, इट विल बी सुपर इम्पॉर्टेंट कि आप इनको एनालाइज करो. आप देखो कि आपने कितना टाइम दिया पैसेजेस को, आपके क्वेश्चंस कितने सही हैं और आपके कितने क्वेश्चंस गलत हैं. जो क्वेश्चंस गलत हैं उसमें आपने क्या गलती करी, क्या वो केयरलेस मिस्टेक थी, आपने ओवर थिंकिंग करी, या आपको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया. नाउ इवन व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, understand that you should focus on the comprehension part more, and reading part, say, I mean, more than anything else, focus on comprehending the passage, right? अगर आपका comprehension अच्छा है, आपके answers अपने आप से ही आएंगे. The other thing worth noting here is, not all the questions have to be answered. If at all you're not sure of any answer, आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ऑप्शंस को इवेलुएट करने के बाद कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इट्स ओके टू लीव सम क्वेश्चंस. सारी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है. आज तक का वर्बल एबिलिटी कट ऑफ का हाईएस्ट कट ऑफ 125 है. इवन इफ आई टेक +5 +10, लेट्स से इस साल कट ऑफ 135 चला जाएगा, तो भी आपको पूरे 45 क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है. Even if you attempt, let's say, 40 questions or 39 questions with 90% accuracy, आप तभी भी decent score से अपना कट ऑफ क्लियर करते हो. So it's okay. कोई क्वेश्चन आपको लगता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है या इसमें
डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट गलती का स्कोप ज़्यादा है, इट्स ओके, लीव द क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको लगता है कि दो ऑप्शंस आप सेफली एलिमिनेट कर पा रहे हो, यू स्टक बिटवीन टू चॉइसेस, it's okay to go back to the passage, read that line carefully, come back and make the right choice. So that's okay. ये हम कर सकते हैं, but बिल्कुल clarity नहीं है, it's okay. Drop the question, move to the next question. Time management is important. Selection of the question is super important. So when you practice, make sure that you keep these basics in mind. Now, when it comes to प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर कि आपकी जो शेड्यूल है उसमें आप इनफ टाइम दो हर चीज को। जैसे कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको वोकैब के लिए रखना चाहिए ना। यहाँ पर बच्चों, अब आप ये अगर सोचेंगे कि मेरा वोकैब स्ट्रांग है कि नहीं या मेरा ग्रामर स्ट्रांग है कि नहीं, यहाँ पर इफ्स और बट्स का अब टाइम नहीं है। वी जस्ट हैव वेरी फ्यू डेज। हम ऑल इंडिया लेवल पे कोई पेपर लिखना चाहते हैं तो वी विल हैव टू गिव आर 100% टू इट। आपको अपना 100% देना पड़ेगा, तब आप एक अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट करते हो। देर कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग वेज टू प्रैक्टिस वोकैबुलरी। सो लेट्स से यू हैव सम सोर्सेज जहाँ से आप पढ़ रहे हो, आपने पढ़ लिया, आपको लगता है जैसे वीकली टारगेट रखा, आज इस वीक में मुझे 100 इडियम्स प्रिपेयर करने हैं जो मुझे क्लियर होने चाहिए, या मुझे वो कैब कम से कम इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, कुछ बहुत अमेजिंग वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जिसमें आप जाके खुद को टेस्ट कर सकते हो, या आप सेक्शन आई मीन टॉपिक टेस्ट लगा सकते हो। सो टॉपिक टेस्ट जनरली टाइम्ड होते हैं, या अगर आप क्विजेज उठाते हो ऑनलाइन वो भी टाइमर के साथ होती है। सो यहाँ पर आप खुद को टेस्ट कर पाओगे, आपको अच्छा लगेगा अगर आपका स्कोर अच्छा आया, बिकॉज चॉइसेस जनरली क्लोज होती हैं, एंड यू गेट टू रिवाइज एवरीथिंग। सो लेट्स से वीक में 1 या 2 बार प्रैक्टिस के साथ साथ टेस्ट लगाने से, टॉपिक टेस्ट या क्विजेस के फॉर्म में टेस्ट लगाने से रिवीजन हो जाएगा, आपको अपना लेवल समझ में आ जाएगा। इफ एट ऑल यू थिंक यूर डूइंग वेल, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। एंड इफ एट ऑल यू हैवंट डन वेल, जस्ट नो वोकैबुलरी बहुत वास्ट है। दैट मीन्स हमें थोड़ी सी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन मेक इट इंटरेस्टिंग, कीप टेस्टिंग योर सेल्फ, keep enjoying the quizzes, and keep learning in the process, keep growing in the process. So we have to work on vocab. So weekly target रखो, फिक्स कर लो कि एक दिन में इतने आरसी लगाने हैं, वो कैब को इतना टाइम देना है, इस हफ्ते के एंड तक इतना तो मुझे लर्न हो ही जाना चाहिए, इतनी तो मेरी प्रैक्टिस हो ही जानी चाहिए। ग्रामर में मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे ग्रामर के बेसिक रूल्स पढ़ें, उसी बेसिक रूल के सॉल्व क्वेश्चंस को देखें, उसके प्रैक्टिस शीट लगाएं, एंड इफ पॉसिबल उसके भी टॉपिक टेस्ट या फिर क्विजेस अटेम्प्ट करें। सो अगेन वीकली टारगेट, लेट्स से आपको पता होना चाहिए कि कौन से बेसिक टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, आप उसको सेट करो टारगेट, उसको डेली प्रैक्टिस करो, एक एक करके टॉपिक्स खत्म करो। फ्रेशर्स, दिस इज फॉर यू। ड्रॉपर्स, मेक श्योर इसी में आप रिविजन सोच के चलें कि ये टॉपिक्स मैंने प्रैक्टिस किए हुए हैं। रिविजन इज इंपॉर्टेंट। करी हुई वर्कशीट को दोबारा सॉल्व करना इतना बुरा नहीं होता, रिविजन रिपीट शीट्स का कर सकते हैं, इट्स ओके। पिछली बार आपने उस शीट को करने में शायद 20 मिनट लगाया होगा, या मे बी 40 मिनट्स लगाया होगा, इस बार आपका टाइम कम लगेगा, इस बार आपकी गलतियां कम होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स रीइंफोर्स होंगे। सो इंस्टेड ऑफ रनिंग अराउंड गैदरिंग मोर सोर्सेज, जो है उसी को रिवाइज कीजिए। पैराजम्बल, पैरा कंप्लीशन सिर्फ प्रैक्टिस मांगते हैं। 1 या 2 बार में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि करना कैसे है, हैंडल कैसे करना है। इसके बाद इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो ब्रॉडली 5 ही टॉपिक हैं डेली बेसिस पे। 3 टॉपिक्स, लेट्स से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकैब, ये तीनों को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन साथ साथ पैरा कंप्लीशन, एक दिन पैरा जंबल, एक दिन पैरा कंप्लीशन, एक दिन पैरा जंबल। सो ऑल्टरनेट डेज पे आप ये वाले टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4 आवर्स और मिनिमम 5 आवर्स में आप जस्टिस कर पाओगे इन सब चीज़ों के साथ। एट स्ट्रेच बैठने से आपका एक साथ बैठने का स्टैमिना बढ़ेगा, आप मॉक लिखते वक्त थकोगे नहीं, और आपको अच्छा लगेगा। नाउ कीप टेस्टिंग योर सेल्फ, कीप रिवॉर्डिंग योर सेल्फ, मेक श्योर कि आप इस सब प्रोसेस को इंजॉय करो। सोचो आपने कितना कुछ नया सीखा। सो जस्ट डोंट फोकस ऑन द टेस्ट,
focus more on the development because of preparation. Okay. Then comes the fixed hours. So एक फिक्स शेड्यूल होने से, एक अच्छा सिस्टम होने से आपकी पढ़ाई हमेशा बेटर होगी. इराटिक शेड्यूल्स से बहुत बेटर होता है फिक्स स्टडी आवर्स. गेट अप अर्ली आवर्स में सुबह को सबसे कम डिस्टर्बेंस होता है, सबसे कम डिस्ट्रैक्शन होता है. आप बहुत फ्रेश माइंड से पढ़ोगे. जो काम दिन भर में शायद आप 3 घंटे में करते हो, मॉर्निंग आवर्स में आप शायद 1.5 से 2 घंटे में कर लोगे. सो फिक्स्ड आवर्स रखो, अर्ली मॉर्निंग को यूज करो, कम डिस्ट्रैक्शन के साथ काम करो. Then write sectional and full length mocks. Now see, again, whether a dropper or a fresher, अगर आपको लगता है कि आप एक लेवल पे आ चुके हो, तो इसके बाद अपनी प्रिपरेशन को चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है मॉक्स. सो सेक्शनल मॉक लगाने से आप सिर्फ उस सेक्शन में अपनी परफॉर्मेंस चेक कर पाओगे. अगर आपको लगता है कि आप एक सर्टेन लेवल पे आ चुके हो, तो आप फुल लेंथ मॉक लगाओ. आपको कम से कम एक हफ्ते में 2 से 3 फुल लेंथ मॉक्स लगाने चाहिए. ड्रॉपर्स, दैट्स एट लीस्ट फॉर यू. इतना तो आपको करना ही चाहिए. फ्रेशर्स, आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है. ड्रॉपर्स हो सकता है आपसे ड्यूरेशन में आगे हो, बट हो सकता है कि आप अपने स्मार्ट वर्क से, आप अपनी मेहनत से उनके बराबर या मे बी उनसे आगे भी निकल जाओ. सो मेक श्योर दैट यू use the resources and the time that you have to the best possible, to the best of your understanding, and जितना अच्छा, जितना ऑप्टिमम आप उसे कर सकते हो. होता है, हर साल बच्चे करते हैं. सिर्फ ड्रॉपर्स नहीं, फ्रेशर्स भी बहुत अच्छा स्कोर उठाते हैं, अपनी सीट सिक्योर करते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट योर डिजायर, योर डिटर्मिनेशन, योर approach, a lot of things, and your hard work that actually helps you prepare and clear the paper as well. Now, after that, you need to analyze the mocks. So आपने सेक्शनल लिखना शुरू करा, आपने फुल लेंथ मॉक लिखना शुरू करा, लेकिन अगर आप इसको एनालाइज नहीं करते हो, तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि आपने क्या गलती करी. अ लॉट ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स राइट द मॉक्स, बट इफ यू दे डू नॉट एनालाइज, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता चलेगी. स्ट्रेंथ से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, ये टॉपिक तो मेरा स्ट्रांग है, मैं हर मॉक में इस टॉपिक में तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ. एंड जहाँ वीकनेस है, यू स्टिल हैव टाइम, यू विल बी एबल टू इम्प्रूव दोज टॉपिक्स जहाँ आप गलती कर रहे हो. नाउ व्हेन यू राइट द मॉक्स और व्हेन यू एनालाइज द मॉक्स, मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन योर टाइम मैनेजमेंट. आप जब मॉक लिखते हो, तो किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हो. लेट्स से मैंने टारगेट किया कि मुझे 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. आई विल नॉट अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस. जो क्वेश्चंस में डाउट होगा, आई विल नॉट अटेम्प्ट देम. सो यू नीड टू चूज विच क्वेश्चंस टू डू और विच क्वेश्चंस टू लीव. तो सिलेक्शन पे काम करना है. अब अगर मुझे 40 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस करने हैं, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग होना चाहिए. अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो फिर आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट ऑल दोज 40 क्वेश्चंस, और मे बी मोर क्वेश्चंस इफ आई एम केपेबल. सो वर्किंग ऑन योर टाइम मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट. ये चीज आप पेपर लिखते वक्त एंड जब उसका एनालिसिस आप कर रहे हो उस वक्त, दोनों में ध्यान दे सकते हो कि इस क्वेश्चन को मैंने सही तो किया, पर प्रॉब्ली मैंने इसे 1.5 मिनट में सॉल्व किया. इस क्वेश्चन को मैंने सही तो किया, लेकिन मैंने इसमें 2 मिनट लगा दिए. दैट मीन्स जहां आपने 1 मिनट से ऊपर किसी क्वेश्चन में लगाया, किसी क्वेश्चन का टाइम गया. दैट मीन्स अगर आप ऐसा कर भी रहे हो, देर आर सर्टन क्वेश्चन जिसमें टाइम लगता है. दैट मीन्स अब आपको ध्यान देना है कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जहां पर आप लेस देन 30 सेकेंड्स में उनको हैंडल करो, सो दैट ये टाइम कॉम्पनसेट हो जाए. सो वर्किंग ऑन द सिलेक्शन, working on time management is very important. Maintaining your composure while writing the mock is super important. A lot of times स्कोर बहुत अच्छा आएगा, there will be times जब स्कोर गिर जाएगा, बट इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. इफ यू आर बैलेंस्ड, इस बार स्कोर खराब है, अगली बार बेटर होगा. टेक बेबी स्टेप्स, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. इस बार 35 क्वेश्चंस कर पाए, अगली बार 36 करेंगे, उसके बाद 37 करेंगे. वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम. अगर आप एक हफ्ते में मिनिमम 2 या 3 मॉक्स भी लिख रहे हो, सो आप तो 10 डेज के अंदर ही कम से कम कितने मॉक्स लिख लोगे, 7-8 मॉक्स लिख लोगे. दो दो करके भी क्वेश्चंस बढ़ाओगे, 20 क्वेश्चन से भी स्टार्ट करोगे, तो भी यू विल हैव एम्पल टाइम टू improve your attempts and thereby improve your accuracy as well. So make sure that you work on these. एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें सिर्फ राइट और रॉन्ग नहीं, टाइम मैनेजमेंट, अपने सिलेक्शन, हर चीज पे काम करो. नाउ
एनालिसिस के बाद आपको अपने डाउट्स पे काम करना चाहिए। डीसीएस इज डाउट क्लियरिंग। सो डाउट्स है, हैव अ मेंटर, कोई मेंटर आपका होना चाहिए जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जिससे आप अपने डाउट्स पूछो, वो आपको बता दे कि आपने क्या किया, सो दैट यू कैन वर्क ऑन योर मिस्टेक्स एंड देन फाइनली रिवाइज। सो रिविजन के बिना कुछ भी अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना हमारी गलती है। देखो बच्चों, स्कूल लेवल एग्जाम और एंट्रेंस टेस्ट लिखने में फ़र्क है। स्कूल लेवल एग्जाम एक लिमिटेड सिलेबस से आता है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस टीचर्स ने क्लास में करवाए होते हैं, आपने वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किए होते हैं, उसी को वो दोबारा पूछ लेते हैं जो आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अपने आंसर्स लिख के आ जाते हो। बट एंट्रेंस टेस्ट, दैट टू एट ऑल इंडिया लेवल, जहाँ पर कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है और सीट्स लगभग उतनी ही हैं, वहां पर हमारा एक एक सही स्टेप हमारी सीट सिक्योर करता है, हमारा साल सिक्योर करता है, और एक एक गलत स्टेप हमारी सीट से, हमारी मतलब ड्रीम कॉलेज से हमें दूर कर देता है। सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस एवरीथिंग दैट इज बीन डिस्कस्ड हियर इन दिस सेशन एंड मेक श्योर दैट यू रिवाइज। रिविजन इज द की। रिविजन से कॉन्सेप्ट्स री होते हैं। Alright, now let's understand the final tip that will help us clear the verbal ability section cutoffs. Now, देखो, तो आपने बेसिक समझ लिए, आपको पेपर का पैटर्न पता है, आपको कट ऑफ्स पता है, आपको स्ट्रक्चर पता है, आपको पता है क्या पढ़ना है, बुक्स अच्छी हैं, आपने टाइम टेबल बना लिया, आपने प्रैक्टिस करा, आपने मॉक लिखे, एनालाइज करा, डाउट क्लियर करे, रिवाइज भी कर लिया, सब कर लिया, लेकिन फिर भी जीतने के लिए, अपने फेवरेट कॉलेज में पहुंचने के लिए, जो वो बेसिक चाहिए ना, एटीट्यूड, वो कहाँ से आएगा? सो लेट्स अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स जो हमें सक्सीड करने में मदद करेंगे। सबसे पहले, डू नॉट कंपेयर। नाउ आई एम श्योर यू एंड योर फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे नोन लोग होंगे, या आपके आसपास आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके पीयर ग्रुप में जो भी होगा, उन्होंने भी, बहुत सारे लोग आपके आसपास पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, मॉक्स लिख रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद देम। कंपेयर करने से आप या तो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे, प्रॉब्लली ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, या फिर अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे। हमें सामने वाले की तैयारी नहीं पता, हमें सामने वाले का स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता। Comparison will always give you a false impression of things. So do not compare. ना अपने मार्क्स बताओ, ना दूसरों का स्कोर सुनो। तैयारी करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, कंपेयर मत करो। स्टे अवे फ्रॉम कंपैरिजन। द सूनर यू लर्न दिस द बेटर। देन डू नॉट जस्ट वर्क हार्ड, लर्न द स्मार्ट वर्क ऑल्सो। अब देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आपके सामने क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइसेस हैं, आपको हो सकता है आंसर आता हो किसी क्वेश्चन में क्योंकि आपने तैयारी की थी या आपको लॉजिक समझ में आ गया, बट हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपको मे बी आपका पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, but maybe you do not understand the question and the answer, but you understand the other three options and they are unrelated. Maybe they're all synonyms, maybe they're all antonyms. They seem different from the one that you don't understand. Smart work. हम फिर भी आंसर लगा सकते हैं. So, smart work always helps you to get the answers. Now, smart work जो है intelligent या informed decisions होते हैं. Random, बिल्कुल रैंडम, मुझे चारों ऑप्शंस का मतलब नहीं पता, मुझे क्वेश्चन का सिर पैर नहीं पता और मैं सोचूं ए बी सी डी, चलो डी, एनी मिनी माइना मो एफ ए, नहीं, दैट इज नॉट स्मार्ट वर्क, दैट इज स्टूपिडिटी। स्मार्ट वर्क इज इन्फॉर्म्ड चॉइस, इट्स अ स्मार्ट चॉइस, सोच समझ के, ध्यान लगा के, एलिमिनेट किया एंड आंसर लगाया। सो सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क भी सीखना है। ये चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हो जब आप टॉपिक टेस्ट लगाओगे, जब आप सेक्शनल्स लगाओगे, जब आप मॉक्स लिखोगे। सी कि आपका स्मार्ट वर्क कितना स्ट्रांग है, आपका इन्फॉर्म्ड चॉइस कितना स्ट्रांग है। नाउ डोंट बी अ गैदरर, दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड। This is especially applicable to the droppers and to certain extent to freshers also. बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करके प्रॉबली एंजाइटी होगी। बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा मत करो।
जो कंटेंट है उसे बहुत सारी बार प्रैक्टिस कर लो। 4 बुक्स खरीदी, एक प्रैक्टिस कर पाए या थोड़ी 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 चारों करी। 2 बुक्स खरीदो, एक बुक खरीदो, उसे 4 बार प्रैक्टिस कर लो। ट्रस्ट मी, अगर वो अच्छी बुक है तो एक बुक को 2 बार या 3 बार करना बहुत होता है, राइट? सो टॉपिक स्पेसिफिक ही है। If you understand this, trust me, you will be able to gain more and anxiety भी कम होगी, आपका confidence build होगा. Okay, say no to phone. Now, um, आज के टाइम पे आपके जनरेशन के बच्चों के लिए ये चीज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट होती है कि फ़ोन मेरे पास रख लो। फ़ोन नहीं है, ऑक्सीजन है हमारी। अंडरस्टैंडेबल है, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन बच्चों एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये भी है कि सिर्फ 50 डेज बचे हैं। फ़ोन पूरा जीवन चला सकते हो, रोज़ उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप फ़ोन को एक तरफ रख दो तो आपका बहुत टाइम बचेगा। आप वो सारा टाइम अपनी प्रिपरेशन को दे सकते हो। सी, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो चाहिए, सबको चाहिए, ब्रेक लेना सबको चाहिए, लेकिन उस ब्रेक के लिए फोन इस्तेमाल करना कोई जरूरी नहीं है। अगर सिर्फ कुछ टाइम के लिए आप फोन एक तरफ रख दो, एंटरटेनमेंट के लिए टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, बाहर पार्क में वॉक के लिए चले जाओ, मे बी थोड़ा सा टेलीविजन देख लो। फोन से अगर हम दूर रहेंगे ना, तो हम बहुत अच्छा टाइम डिवोट कर पाएंगे अपनी पढ़ाई को। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, क्वेश्चन ऑफ 50 डेज, ओनली 50 डेज, तब तुम और तुम्हारा फोन, आई गेस तुम बड़े भी हो जाओगे, कॉलेज में होगे, कौन रोकेगा तुम्हें? बट फॉर नेक्स्ट 50 डेज लर्न टू से नो टू योर फोन। और ये अंदर से होगा, या आप अपने घर वालों के कहने से, मेरे कहने से शायद ना कर पाओ, लेकिन अगर आप अंदर से सोचोगे नहीं, फोन एक मेजर डिस्ट्रैक्टर है, मैं पढ़ रहा हूँ फोन बस करता है, आप फोन उठा लेते हो हाथ में, बहुत टाइम चला जाता है। सो मेक श्योर दैट यू से नो टू फोन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी पेशेंट, बी रेजिलियंट एंड हैव द डिजायर टू सक्सीड। आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन जिन बच्चों ने मेहनत करी है, जिन बच्चों ने पेशेंस रखा, जिन बच्चों ने रेजिलियंस दिखाई, गिरे, उठे, फिर कोशिश करी, जिनके अंदर डिजायर था जीतने का, उन सब बच्चों ने पेपर क्लियर किया है। So I guess that's all that I had to say to you today. Best wishes to all of you. I'm sure you all will do very well in the paper. Take care. God bless.